मानव स्वास्थ्य पाठ पढ़ रहे हैं। ये पाठ 40 है आरबीएससी की बुक का और एनसीईआरटी की 12th एनसीईआरटी की बुक का 8वां पाठ है। स्वास्थ्य के बारे में कल डिस्कस किया था, कुछ रोग कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। आज शुरू करेंगे रोगों के बारे में, अलग अलग रोगों को पढ़ना। लेकिन उससे पहले भी एक इंट्रोडक्शन जनरल मैं आपको बता दूं परजीवी का। परजीवी के बारे में कुछ हम बात करेंगे आज इस लेक्चर में। पैरासाइट के बारे में, पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं। परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। वे जीव जो दूसरों के शरीर पर रहकर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। अब परजीवी बड़े अच्छे होते हैं अपने लिए। परजीवी कभी नहीं चाहता कि उसका होस्ट मर जाए। अच्छा है ना हमारे लिए। ये हमारे लिए प्रे करते हैं कि हम हमेशा जीवित रहें, हमें मरे नहीं। सिंपल सी कंडीशन, जैसे आपके सर में जुएँ हैं तो वो क्यों चाहेगी कि आप मर जाओ। जब तक आप जीवित हैं तब तक उनको पोषण मिल रहा है। तो अच्छी बात है एक तरह से, हमारे शरीर पर परजीवी है तो। हाँ, लेकिन नुकसान ये है कि वो हमारे शरीर से पोषण ले रहे हैं, इससे हमें कुछ परेशानी होती है और वो परेशानी बढ़ने पर कई बार मृत्यु भी हो जाती है। ये चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाती है। तो परजीवी की जब बात कर रहे हैं तो परजीवी 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी तथा आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी तथा आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी जो हमारे शरीर के ऊपर रहते हैं, बाहर रहते हैं। जैसे हमने कल बात की थी, शरीर पर अगर फंगस इन्फेक्शन है, फफूंद लग गई है, जैसे रिंगवर्म हो जाता है, वो बाह्य परजीवी है। सिर में जुएँ हैं आपके तो वो बाह्य परजीवी है। शरीर के अंदर इन्फेक्शन है, कोई भी पैथोजन अंदर है, कोई भी रोगाणु, जीवाणु, विषाणु, कोई भी हेलमिंथीज, प्रोटोजोआ आपकी बॉडी के अंदर है तो आंतरिक परजीवी है। अब रोग उत्पन्न कर कौन रहे हैं, जैसे मैंने अभी नाम लिए हैं। कोई भी विषाणु हो सकता है, कोई भी जीवाणु हो सकता है। आंतरिक परजीवी की बात कर रहा हूँ। विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, हेलमिंथीज हो सकते हैं। हेलमिंथीज में प्लेटी हेलमिंथीज और एसके हेलमिंथीज दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, शायद आज या कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और बड़ा टॉपिक है, एक ही लेक्चर में कोशिश करेंगे पूरी हो जाए, मलेरिया। तो वो उसमें जो परजीवी है वो आंतरिक परजीवी। तो यहाँ पर भी हम आंतरिक परजीवी की बात कर रहे हैं। आंतरिक परजीवी के पास बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं, कई सारे ऐसे अनुकूलन होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में सरलता से रह सकता है और आसानी से लंबे समय तक जीवित रह सकता है, अपना नंबर बढ़ा सकता है। जैसे इनके पास जनन की क्षमता होती है, इनके पास एक अच्छी क्षमता होती है जनन की, अपना नंबर काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इनके पास मुख में कुछ हुक के समान, चुस्सक के समान संरचना होती है जिससे हमारे शरीर में एक जगह चिपक सके, अपने आप को होल्ड कर सकें, रोक सके एक जगह पर। तो ये एक संरचना इनके शरीर में पाई जाती है। इनमें आहार नाल पूर्ण विकसित नहीं होती। ज़रूरत भी क्या है आहार नाल की, क्योंकि जब ये हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर में जो पचित भोजन है आहार नाल से ग्लूकोज पर फीड कर रहे हैं, पचे हुए भोजन को खा रहे हैं, तो ज़रूरत ही कहाँ है इनको खाने को, भोजन के पाचन करने की। तो इसलिए इनके आहार नाल भी डेवलप नहीं होती ज़्यादा। इनमें रिप्रोडक्शन की क्षमता ज़्यादा होती है, जनन की क्षमता ज़्यादा होती है। मुख में हुक के समान संरचना होती है जिससे चिपक सकें, कहीं पर भी अपने आप को अटका सकें। चूसक होते हैं जिससे भोजन को चूस सकें, अंदर ग्रहण कर सकें। तो ये सारे इनमें पाए जाते हैं। इनके शरीर पर एक झिल्ली पाई जाती है, क्यूटिकल कह सकते हैं, या त्वचा इनकी ऐसी होती है, नम त्वचा होती है जिससे शरीर इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जब आपने पाचन तंत्र पढ़ा हो कभी, तो पाचन तंत्र में क्वेश्चन आता है कि जब हम मांस खाते हैं तो हमारे शरीर में अमाशय में उपस्थित HCl उस मांस का तो पाचन कर देता है, लेकिन अमाशय की भित्ति का पाचन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कारण यही है कि अमाशय के अंदर म्यूकस की एक परत होती है। वो म्यूकस, वो श्लेष्मा की जो परत है, उस हानिकारक HCl से हमें बचाती है। ठीक है, यही कारण यहाँ पर भी है कि इनके ऊपर भी एक ऐसा आवरण होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको बचाता है, जिससे कि हमारे शरीर में उपस्थित एंजाइम्स इनको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हानि नहीं कर सकते। ये जो परजीवी हैं, इनके एक होस्ट भी हो सकता है और 2 होस्ट भी हो सकते हैं, यानी इनका एक पोषक भी हो सकता है, इनके 2 पोषक भी हो सकते हैं।
तो एक पोषक भी हो सकते हैं, यानी एक ही पोषक में अपना जीवन काल पूर्ण करेंगे। दो पोषक भी हो सकते हैं, दो जीवों में अपना जीवन काल दो पोषकों में अपना जीवन काल पूर्ण करेंगे। अगर हम बात करें मलेरिया की, तो हमें मलेरिया पढ़ना है, प्लाज्मोडियम पढ़ना है। जो प्लाज्मोडियम है, अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम, थोड़ा इंट्रोडक्शन। प्लाज्मोडियम इज द मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का मेंबर है। उसका किंगडम जो है वो प्रोटिस्टा आ जाएगा, उसके बाद में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का मेंबर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जीनस है, प्लाज्मोडियम एक जीनस है, यानी कि वंश है। इसको अंडरलाइन करेंगे जब लिखेंगे, तब ये रूल है लिखने का। इसकी जाति, अब 4 जातियां हैं अलग अलग, वाइवेक्स, फैल्सिपेरम, मलेरियाई तथा ओवल। अब ये चारों ही जातियां मलेरिया रोग उत्पन्न करती है, लेकिन कुछ ज़्यादा हानिकारक, कुछ कम। जैसे हम बात करें वाइवेक्स की सबसे पहले, तो वाइवेक्स मोस्ट कॉमन है सबसे ज़्यादा। एक्चुअली में प्लाज्मोडियम, ये जो मलेरिया है, ये ट्रॉपिकल एरिया में, जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वाइवेक्स सब जगह मिल जाएगा आपको। फैल्सिपेरम की बात करें, वाइवेक्स सबसे ज़्यादा होने वाला मलेरिया है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा मलेरिया होता है। फैल्सिपेरम सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा हानिकारक मलेरिया है। वो एक नॉर्मल टाइप का है, और मलेरियाई एक लंबा चलने वाला मलेरिया है, जो एक लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक रहता है। तो यहाँ पर प्लाज्मोडियम की बात करें, 4 मैंने इसकी स्पीसीज, 4 जातियाँ बताई हैं। अब ये 2 पोषक होते हैं, इसमें एक प्राथमिक पोषक होता है और एक द्वितीयक पोषक। हम कैसे किसी को प्राथमिक और द्वितीयक पोषक कहेंगे? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब बात करते हैं प्राथमिक पोषक की, और जब बात करते हैं द्वितीयक पोषक की, प्राथमिक पोषक की जब बात करेंगे, तो प्राथमिक पोषक होते हैं जिनमें ये लैंगिक जनन करता है, वह रोग उत्पन्न करता है, उनको कह रहे हैं प्राथमिक पोषक। द्वितीयक पोषक वो जिसके अंदर ये अलैंगिक जनन करेगा अपना, या जो अलैंगिक अवस्था है वो अपना जीवन व्यापन करेगा। ज़रूरी नहीं अलैंगिक जनन करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसमें लैंगिक जनन नहीं करता, और साथ में रोग भी उत्पन्न नहीं करता। तो ये इस तरह से अपन बता सकते हैं कौन किसका प्राथमिक पोषक है और द्वितीयक पोषक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टीनिया सोलियम का नाम आपने सुना होगा। टीनिया सोलियम इज़ द मेंबर ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। टीनिया सोलियम प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। प्लेटीहेल्मिन्थेस चपटे कृमि जिनको कहा जाता है, ये अपने पृष्ठ और अधर सतह से चपटे होते हैं। तो चपटे कृमि जो हैं उसमें टीनिया सोलियम के 2 होस्ट हैं, 2 पोषक हैं, एक मनुष्य है और दूसरा उसमें पिग। ठीक है, तो ये 2 उसके होस्ट हैं। अभी दोनों में कैसे घूमता है? मनुष्य के अंदर बड़ी अच्छी बात है उसकी कि वो अकेला जनन कर सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, किसको स्वनिश्चन जिसको कहते हैं। जैसे केंचुआ है, वो भी द्विलिंगी है, लेकिन उसको निश्चन के लिए दूसरे की ज़रूरत होती है। लेकिन ये अकेला ऐसा है, या ऐसा है जो अकेला ही अपना जनन कर सकता है। यानी आपकी बॉडी में अगर एक भी पहुंच गया, किसी मनुष्य की बॉडी में एक भी टीनिया सोलियम पहुंच गया, टीनिया इसके जीनस है, वंश है, और सोलियम इसकी स्पीसीज जाती है, तो एक भी अगर पहुंच जाता है तो वहाँ पर वो अपना रिप्रोडक्शन, यानी अपने ही शुक्राणु, अपने ही दूसरे भाग को, खंड को दे सकता है, और इस तरह से उसमें निषेचन हो जाएगा। तो जब उसमें निषेचन हो रहा है, उसके बाद में वो अंडे देने की बहुत अपार क्षमता होती है। एग लेइंग करता है, अंडे देता है, उसके जो बच्चे, अब ये सब हमारे आहार नाल में उपस्थित, रोग भी उत्पन्न करता है, टीनियसिस आहार नाल में उपस्थित होता है, और आहार नाल में हमारे उत्सर्जन पदार्थ के साथ में, हमारे मल के साथ में वो सारे अंडे, सारे नहीं, कुछ अंडे बाहर निकल जाते हैं, कुछ शरीर में रह जाते हैं। तो अंडे बाहर निकल जाते हैं फीकल मैटर के साथ में, उत्सर्जित पदार्थ के साथ में, और उन पर फीड करते हैं, उनको खाते हैं पिग। जैसा जनरली पहले होता था ओपन डिफेकेशन, है ना, यानी कि जो आपने देखा होगा टॉयलेट एक प्रेम का था, है ना, तो आपको पता होगा क्या होता है एक्चुअल में। तो अब काफ़ी सुधार है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है अभी भी ओपन डिफिकेशन होता है। तो पिग की बॉडी में जाएगा, पिग की बॉडी में उसमें से अंडे हैच होंगे, अंडों में से लार्वा बाहर निकलेंगे, लार्वा स्टेज होती है काफ़ी सारी उसकी। तो जो लार्वा अवस्थाएँ हैं वो बाहर आएगी और उसकी मसल्स में जाके रहेगी। अब जो लोग उस पिग को खाते हैं मार कर, उनकी बॉडी में वो चला जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा।
पिग की बॉडी में उसके लार्वल स्टेजेस उपस्थित होती है, लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। और अगर उसका मांस जो लोग खा रहे हैं वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, और जो लोग खा रहे हैं वो भी उसमें भी पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, अच्छे से कुक नहीं है। जैसे फॉरेन में खाते हैं लोग, सिर्फ टेंडर कर लेते हैं, उसको नरम कर देते हैं, ज़्यादा कुक नहीं करते, तो उस कंडीशन में उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज इस लेक्चर में प्राथमिक पोषक और द्वितीयक पोषक कौन से होते हैं परजीवी के, उनकी बात की है।